जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आप सभी का टॉपर्स नगरी में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने मौर्य काल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म किया है। मैं आशा करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस यदि आप बनाए होंगे तो बने होंगे। आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि सुंग वंश की स्थापना किस प्रकार से होती है, वहां पे पुष्यमित्र सुंग का क्या योगदान है, इसका साहित्यिक उपलब्धि क्या था, कला के क्षेत्र में क्या उपलब्धि था, उन सारे पहलुओं को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद कण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही छोटा टॉपिक रहने वाला है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में तो नहीं बनते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इन टॉपिक से बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आपको यह ट्रस्ट हो सके। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको गाइड करने वाला हूँ, तो मैं इसमें कैपेबल हूँ या नहीं। मेरा नाम एल एम शर्मा है। वर्तमान में मैं स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। हमने आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के साथ साथ एसएससी के भी एग्जाम को हमने क्लियर किया है। हमने झारखंड सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 में क्लियर किया है। साथ ही साथ हमने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम जेपीएससी मेंस हमने 2 बार लिखा है। इसका रिजल्ट अभी भी वेटिंग में है। तो आपको यह ट्रस्ट हो चुका होगा कि मैं खुद मेहनत करके आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं अभी भी पढ़ रहा हूं और आपको गाइड करने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि सुंग वंश की स्थापना किस प्रकार से होती है। तो सुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश का अंतिम शासक जो थे बृहद्रथ, इनकी हत्या करके होती है। इनकी हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? पुष्यमित्र सुंग। और यह घटना हुई थी 185 ईसा पूर्व में और परिणाम स्वरूप जो है सुंग वंश की स्थापना हो जाती है। पुष्यमित्र सुंग के नाम पर ही इस वंश का नाम जो है सुंग वंश पड़ता है। अब यहाँ से 2-3 बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। इसकी हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो पुष्यमित्र सुंग था। और यहीं से तीसरा क्वेश्चन बनता है कि सुंग वंश की स्थापना किसने की? तो वापस से इसका आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र सुंग। तो ये आपको बेसिक चीज आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा हम विस्तार से देखते हैं कि सुंग वंश के और क्या क्या उपलब्धि थे। तो सुंग वंश की स्थापना आपको बताया अभी कि किसने किया था। इनके संस्थापक कौन हो गए? पुष्यमित्र सुंग। इन्होंने राजधानी जो है विदिशा बनाया, पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके। आपको पता है कि मौर्य काल में राजधानी जो है पाटलिपुत्र था, लेकिन जब सुंग वंश की स्थापना होती है तो ये अपनी राजधानी को परिवर्तित करके विदिशा ले जाते हैं। और इनके समय में मुख्य घटना है वह मुख्य रूप से है वह यवन का भारत पर आक्रमण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यवनों का आक्रमण किसके समय में होता है या किसके काल में होता है? तो वो सुंग वंश के कार्यकाल में होता है। इनकी उपलब्धि का बात किया जाए तो ये 2 अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं और यवनों को पुष्यमित्र का पोता था, उसका नाम था वसुमित्र, ये उसको पराजित कर देते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि यवनों को किसने पराजित किया था? तो वसुमित्र ने किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। साहित्यिक उपलब्धि के रूप में बात किया जाए तो कालिदास की जो कृति है ये बहुत ही फेमस है, वह है मालविकाग्निमित्रम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है और ये सुंग काल में ही हुआ था। दूसरा आपको ध्यान में रखना है महाभाष्य के बारे में। महाभाष्य जो पतंजलि ने इसकी रचना की है और इसका स्रोत क्या था? तो पाणिनि के अष्टाध्यायी जो है उस पर आधारित है ये महाभाष्य। इसकी रचना कौन करते हैं? पतंजलि। और ये भी होता है सुंग वंश के कार्यकाल के समय में। ये आपको ध्यान में रखना है। कला और स्थापत्य के रूप में बात किया जाए तो सांची का स्तूप जो है उसका आकार दुगुना किया जाता है सुंग काल के समय में। तो यहां से ध्यान रखना है कि सांची का स्तूप किसके कार्यकाल में दुगुना हुआ था? तो सुंग वंश अर्थात पुष्यमित्र सुंग ने जिसकी स्थापना की है उसके कार्यकाल में हुआ था। अन्य स्तूप थे भरूच का स्तूप, बेशनगर का स्तूप और बोधगया का स्तूप, ये भी इन्हीं के समय में बना था। धर्म और समाज की बात किया जाए तो संस्कृत भाषा और ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान होता है। क्योंकि ये ब्राह्मण वंश से संबंधित थे, ये खुद ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों का उत्थान होता है और संस्कृत भाषा को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, अर्थात संस्कृत भाषा का भी विकास होता है। और मनुस्मृति की रचना इन्हीं के कार्यकाल में होता है।
प्रथम स्मृति ग्रंथ जिसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम स्मृति ग्रंथ कौन सा है, तो वह है मनुस्मृति। इनकी रचना भी होती है इसी के कार्यकाल में। अंतिम शासक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वो था देवभूति। कौन था? देवभूति, आपको ध्यान में रखना है। और इसकी हत्या 63 ईसा पूर्व में उन्हीं के अमात्य जिसका नाम था वसुदेव, उनके द्वारा कर दिया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन एक बनता है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या किसने की? तो उन्हीं के अमात्य वसुदेव ने। और परिणाम स्वरूप कर्ण वंश की स्थापना होती है। अर्थात आपको ध्यान में रखना है, शुंग वंश के बाद किस वंश की स्थापना होती है? तो कर्ण वंश का। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, कर्ण वंश की स्थापना किसने की? वसुदेव ने किया है। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कर्ण वंश से संबंधित कि कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या जो है सातवाहन नरेश सिमुक के द्वारा कर दिया जाता है और परिणाम स्वरूप यहां से फिर वापस से सातवाहन वंश की स्थापना हो जाती है। तो कर्ण वंश से संबंधित ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि इसके संस्थापक कौन थे और इसके अंतिम शासक कौन थे। तो कर्ण वंश का संस्थापक पूछा जाए तो वसुदेव हो गए और अंतिम शासक जो है सुशर्मा हो जाते हैं। सुशर्मा की हत्या कर देते हैं कौन? सातवाहन वंश के जो नरेश थे सिमुक के द्वारा, अर्थात सिमुक के द्वारा हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना किया जाता है। अब आप देखते हैं सातवाहन वंश के बारे में। तो सातवाहन वंश के बारे में जो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इसके संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? सिमुक थे। किसकी हत्या करके? तो सुशर्मा जो कि कर्ण वंश के शासक थे, उसकी हत्या करके ये सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं। और सातवाहन वंश की राजधानी जो है वो प्रतिष्ठान थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी। और ये कहां पर है? तो ये गोदावरी नदी के तट पर औरंगाबाद और महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वहां पर इनकी राजधानी थी। ये आपको ध्यान में रखना है। सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक थे वहां से कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके प्रमुख संस्थापक में से सतकर्णी प्रथम, हाल प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी प्रथम, यज्ञश्री सतकर्णी प्रथम और इनके अंतिम शासक जो है वो पुलमावी चतुर्थ होते हैं। इसके बारे में जो थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। तो सतकर्णी प्रथम के बारे में पूछा जाता है कि इसका कार्यकाल कब से था? तो 27 ईसा पूर्व से लेकर 17 ईसा पूर्व तक सतकर्णी प्रथम का शासनकाल था, अर्थात 10 वर्ष ये था। राइट। इन्होंने भी 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और एक राजसूय यज्ञ का इन्होंने करवाया था। किसने? सतकर्णी प्रथम ने। और ये चांदी के सिक्कों पर अश्व की आकृति छपवाते हैं, अर्थात सतकर्णी प्रथम सिक्कों पर घोड़े की आकृति को छपवाते हैं। और इनको एक उपाधि मिला था, उस उपाधि का नाम है दक्षिणापथ का स्वामी। दक्षिणापथ स्वामी ये क्वेश्चन पूछा जाता है खास करके। ये आपको ध्यान में रखना है कि दक्षिणापथ स्वामी किसे कहा जाता था? तो सतकर्णी प्रथम को कहा जाता था। ये आपको जरूर से जरूर ध्यान में रखना है। इसके अलावे नानाघाट शिलालेख में इनके उपलब्धियों के बारे में वर्णन मिलता है। किसके बारे में? तो सतकर्णी प्रथम के बारे में। इसके बाद आते हैं हाल प्रथम। इनका कार्यकाल था 20 ईस्वी से लेकर 24 ईस्वी तक। हम महत्वपूर्ण शासक के बारे में बात कर रहे हैं। इनके बीच में जो शासक थे उनका बहुत ज्यादा योगदान नहीं था, इसलिए वहां से क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं। तो हाल प्रथम ये सातवाहन वंश का 17वां शासक थे। कौन? हाल प्रथम। और ये गाथा सप्तशती जो कि 700 श्लोकों की रचना है, प्राकृतिक रचना है, ये इन्होंने करवाया। दरबार में ये गुणाढ़ लेखक जो विरहत कथा का कोश है ये उनकी भी रचना करवाते हैं। अब सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सतकर्णी प्रथम। इनका कार्यकाल था 27 ईसा पूर्व से लेकर 17 ईसा पूर्व। इन्होंने क्या करवाए? तो ये 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ करवाते हैं। कौन? सतकर्णी प्रथम। और ये चांदी के सिक्कों पर अश्व अर्थात घोड़े की आकृति को छपवाते हैं और ये एक उपाधि को धारण करते हैं। उस उपाधि का नाम था दक्षिणापथ का स्वामी। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि दक्षिणापथ का स्वामी किसे कहा जाता था? तो दक्षिणापथ का स्वामी सतकर्णी प्रथम को कहा जाता था। और इनके उपलब्धियों के बारे में नानाघाट के शिलालेख में वर्णन मिलता है। तो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि नानाघाट के शिलालेख में किनके उपलब्धियों के बारे में बात किया जाता है या फिर वर्णन किया जाता है? तो आंसर होगा सतकर्णी प्रथम के बारे में। दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक था सातवाहन वंश के वो है हाल प्रथम। देखिए इनके बीच में और बहुत सारे शासक आते हैं, उनके बारे में चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ
से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं बनते, क्योंकि उनके द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया। तो हाल प्रथम जिसका कार्यकाल था 20 ईस्वी से लेकर 24 ईस्वी तक, ये सातवाहन वंश के 14वां शासक थे। कौन? हाल प्रथम। और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण रचना है वह है गाथा सप्तशती। ये मुख्य रूप से 700 श्लोकों की प्राकृतिक रचना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण शासक थे सातवाहन वंश के। इनका कार्यकाल था 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक, और ये सातवाहन वंश का पुनरुद्धार करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे और ये क्षारात वंश का नाश करते हैं। क्षारात वंश का नाश क्यों करते हैं? क्योंकि उनका शत्रु था नहपान और वह क्षारात वंश से संबंध रखता था, इसलिए नहपान से शत्रुता निभाने के चक्कर में ये पूरे वंश का ही नाश कर देते हैं। कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। किस वंश का नाश करते हैं? क्षारात वंश को नाश कर देते हैं। और इसके अलावे ये शकों से मालवा और काठियावाड़ भी छीन लेते हैं। मालवा और काठियावाड़ ये छीन लेते हैं। किसे? जो कि शकों के अधीन में था, शक शासक के अधीन में था। और नासिक अभिलेख में इनके विजय का उल्लेख भी मिलता है। नासिक में एक अभिलेख है, वहां इनके विजय के बारे में उल्लेख मिलता है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि नासिक के अभिलेख में विजय का उल्लेख किस शासक के बारे में मिलता है? तो वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी प्रथम के बारे में। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यज्ञश्री सतकर्णी प्रथम। इनका कार्यकाल था 165 ईस्वी से लेकर 194 ईस्वी तक। इनके बारे में ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। तो ये सिक्कों पर जो है मछली, शंख और जहाज छपवाए थे। तो यहाँ से बस एक चीज आपको पॉइंट बनता है कि सातवाहन वंश के किस शासक ने सिक्कों पर मछली, शंख और जहाज का अलंकरण किया था? वो थे यज्ञश्री सतकर्णी। और अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ को माना जाता है। ये कुछ बेसिक थे सातवाहन वंश से, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम सातवाहन वंश से संबंधित कुछ फैक्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले भाषा व लिपि। तो इनकी राजकीय भाषा जो थी सातवाहन की, वह थी प्राकृतिक भाषा, और लिपि जो थी वो ब्राह्मी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या था? तो प्राकृतिक। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। इसके अलावा मुद्रा और सिक्कों के बारे में इनका जो योगदान है, तो ये चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, जिसे कासारपन कहा जाता था। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये शीशे के सिक्कों का भी प्रयोग करते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये भी आई है, आपको ध्यान में रखना है कि शीशे अर्थात लेड के सिक्कों का प्रयोग किस वंश के शासक ने किया था? तो सातवाहन वंश के शासक जो है शीशे अर्थात लेड के सिक्के का प्रयोग करते थे। इसके बाद प्रशासनिक विशेषता का बात किया जाए तो ये सातवाहन शासकों ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान या फिर जो जागीर देने की परंपरा शुरू हुई थी, वो सर्वप्रथम सातवाहन वंश के लोगों ने ही किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जागीर आप मुगल काल में जब मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो परंपरा की शुरुआत हुई थी, ब्राह्मणों को भूमि देना है, जिसे जागीर कहा जाता था उस समय, इसकी शुरुआत किसने किया? सातवाहनों ने। इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था का बात किया जाए तो वो मातृसत्तात्मक समाज था उस समय, अर्थात स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, स्त्रियों को बहुत सम्मान दिया जाता था। घर या फिर आसपास या समाज के निर्णयों में महिलाओं का एक उचित स्थान था, उनका जो है प्रभाव था महिलाओं का। अर्थात सातवाहनों ने मातृसत्तात्मक समाज को स्थापित किया था। और संपत्ति का पहचान जो है माता के नाम से होता था। जैसे अभी संपत्ति वगैरह हम लोग पिता के नाम से जाना जाता है कि उनके पिता, जैसे कोई बेटा महान है या कुछ है तो वो उसका बेटा है। क्यों? ये पुरुष प्रधान देश या समाज का ये पहचान है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय किसी के पास संपत्ति है तो माता के नाम पर उनको पहचान मिलता था, अर्थात मातृसत्तात्मक समाज था। कब? सातवाहन वंश के समय में। वास्तुकला के क्षेत्र में बात किया जाए तो इनका प्रमुख जो निर्माण है वह है कार्ले का चेत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्ले का चेत किस वंश के शासकों ने बनवाया है? तो वो सातवाहन वंश के शासक ने इसका निर्माण करवाया है। और ये कहाँ पे है? कार्ले का चेत भोरहाट पूना में है। कहाँ पे है? भोरघाट पूना में। ये आपको ध्यान में रखना है। अजंता व एलोरा की जो गुफा है उसमें भी इनका योगदान है। उसमें हम अलग अलग वंश के लोगों ने मिलकर बनाया है, लेकिन सातवाहन वंश के लोगों ने भी अजंता और एलोरा की गुफा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। अमरावती और नागार्जुन कोंड के स्तूप जो है इन्होंने ही बनवाए। कौन? सातवाहन वंश के लोगों ने। किस? अमरावती और नागार्जुन कोंड का जो स्तूप है। तो ये कुछ फैक्ट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है सातवाहन वंश से संबंधित।
तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपने अच्छे से कमेंट के माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। इसका यदि PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप फ्री में हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।